प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। इससे पूर्व कालांश में हमने मार्कव कालिदास की काव्य कला के तहत अंतर्गत अलंकार जो पक्ष है, उस अलंकार का अर्थ, उसकी परिभाषा, अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति, कि अलंकार शब्द का निर्माण कैसे हुआ, अलंकार शब्द कैसे बना, और अलंकार का काव्य में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। काव्य में अलंकारों की उपयोगिता, इन सभी बातों पर प्रकाश डाला था। आज इस कालांश में मार्कव कालिदास की रचनाओं में यथावसर प्रसंग अनुसार उन्होंने किन किन अलंकारों का किस रूप में प्रयोग किया है, उसको अर्थात अलंकारों के यथावसर किए गए प्रयोग को हम उनकी रचनाओं के अंतर्गत आज देखेंगे। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है, काव्य के लिए अलंकार बहुत ही उपयोगी हैं। अलंकारों की सहायता से काव्य की रोचकता बढ़ जाती है और वर्ण विषय को स्पष्ट और सुबोध बनाने में भी अलंकारों से सहायता मिलती है। मार्कव कालिदास ने अपनी रचनाओं में, जैसा कि आपको बताया गया, कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का प्रयोग किया है, किंतु उनकी रचनाओं में, उनके ग्रंथों में अर्थ अलंकारों की अधिकता ही है, अर्थात अर्थ अलंकारों की अधिकता देखने को मिलती है। अलंकारों के प्रयोग में महाकवि ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया है, अर्थात बड़ी ही सोच समझकर मार्कव कालिदास ने अपनी रचनाओं में, अपने ग्रंथों में अलंकारों का प्रयोग किया है। शब्द अलंकारों का मोह कभी कभी कवियों को इतना जकड़ लेता है कि मूल भाव तत्व एकदम गौण हो जाता है, किंतु मार्कव कालिदास ने उनका प्रयोग बहुत ही स्वाभाविक ढंग से किया है। और इस विषय में, इस संबंध में स्वर्ग श्री चंद्रशेखर पांडे का यह कथन बड़ा सटीक है कि अलंकारों के प्रयोग में महाकवि कालिदास ने अपनी सूक्ष्म मर्मज्ञता का परिचय दिया है। उनकी कविता अत्यधिक तथा अनावश्यक अलंकारों के भार से आक्रांत, कामिनी की भांति मंद मंथर गति से चलने वाली नहीं है, अपितु स्फुट चंद्र तार का विभावरी की भांति अपने सहज सौंदर्य से सहृदयों के चित्त को आकृष्ट करने वाली है। उनके अनुप्रास जो अलंकार है, अर्थात अपनी रचनाओं में उनके द्वारा अनुप्रास अलंकार का जिसने प्रयोग किया है, उसको देखकर यह लगता है कि अनुप्रास उनकी काव्य धारा में सर्वत्र अप्रयास ही आगे हैं, अर्थात बिना किसी प्रयास के ही अनुप्रास अलंकार उनकी काव्य रूपी धारा में सर्वत्र समा गए हैं, अर्थात उपस्थित हो गए हैं। कहीं भी जबरदस्ती ठूस कर, जैसे कहते हैं कि कहीं पर भी
जबरदस्ती उन्होंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग नहीं किया है। अनुप्रास के लिए उन्हें कहीं अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा, अपितु कवि की भाव अभिव्यक्ति में इनका समावेश स्वतः ही हो गया है। रघुवंश महाकाव्य और मालविक अग्निमित्रम जो नाटक है उससे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण द्रष्टव्य है। जीवन पुनः सस्वद उपपल्लव्य प्रजा प्रजानाथ पिते पासी निरल्लादिनी उपहित मध्य स्वरोत्था मायूरी मदयति मार्जना मनांसी। रघुवंश महाकाव्य और मालविक अग्निमित्रम नाटक से अनुप्रास जो आपका अलंकार है उसके दोनों उदाहरण बड़े ही जो है देखने योग्य हैं। अर्थात इनकी जो भाव अभिव्यक्ति है वह बड़ी ही चित्त को आह्लादित करने वाली है। यहाँ प्रथम उदाहरण में पकार की और द्वितीय उदाहरण में मकार की अनुवृत्ति पाठकों के चित्त को आकर्षित करती है। यमक के प्रयोग से प्राय काव्य के दुरह होने के कारण ध्वनिकार आचार्य आनंदवर्धन ने विप्रलम श्रृंगार के वर्णन में यमक के प्रयोग को मना किया है कि धवने आत्मभूते श्रृंगारे यमक आदि निबंधनम सक्तावपि परमादित्वम विप्रलम्बे विशेषतः। ध्वनालोक के अंतर्गत इस तरह से ध्वनिकार ने विप्रलम्ब श्रृंगार के वर्णन में यमक के प्रयोग को मना किया है। इसलिए महाकवि कालिदास ने यमक का प्रयोग बहुत ही जो है कम जो है किया है। फिर भी यमक के प्रयोग रघुवंश नामक जो महाकाव्य है उनका उसके नवम सर्ग में राजा दशरथ की राज्य व्यवस्था, वसंत व ग्रीष्म ऋतु वर्णन तथा आखेट वर्णन में देखे जा सकते हैं। यमक का बड़ा ही सुंदर वर्णन या प्रयोग उन्होंने रघुवंश महाकाव्य में इस रूप में किया है। मान छोड़ो बीती हुई वह अवस्था फिर लौट कर नहीं आती है। इस प्रकार कोयल के काम उद्दीपक वचनों को सुनकर नायिका नायक से मिलने को आतुर हो उठती है कि त्यजत मानमलम व्रत विग्रहैर्न पुनरेति गतम चतुरम वये प्रभृताभिर अतीव निवेदिते स्मरमते रमते स्म वधूजने। महाकवि कालिदास यमक अलंकार के प्रयोग के जिस तरह से उन्होंने यमक अलंकार का प्रयोग किया है तो उनके यमक अलंकार के प्रयोग के संबंध में डॉक्टर भोला शंकर व्यास का कथन बड़ा ही द्रष्टव्य है, देखने योग्य है कि कालिदास ने यमक के प्रति रुचि दिखाई है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास ने यह इसलिए प्रयोग किया है कि वे चित्रकाव्यों के शौकीनों के सामने यह सिद्ध कर सकें कि वे उस प्रकार के प्रयोग भी कर सकते हैं, किंतु महाकवि कालिदास भाव को प्रधानता देते हैं तथा अलंकारों के मोह में फंसकर उसका हनन करना नहीं चाहते हैं। यमक के सामान्य महाकवि कालिदास ने श्लेष के प्रयोग में भी विशेष कौशल का परिचय दिया है।
जिससे वह केवल कोरी बुद्धि का व्यायाम न होकर विवक्षितार्थ विवक्षित विवक्षितार्थ को सुंदर ढंग से व्यक्त करने में सहायक होता है। कालिदास के श्लेष आसानी से समझ में आ जाते हैं। मालविक अग्निमित्र के पंचम अंक में विदूषक और देवी का यह प्रसंग बड़ा ही सुंदर बन पड़ा है। विदूषक राजा का ध्यान यौवन से खिली हुई मालविका की ओर खींचना चाहता है, किंतु जब रानी उसके शब्दों को सुन लेती है तो उसका उत्तर देते हुए विदूषक श्लेष से दूसरा अर्थ करके उसका संबंध अशोक पुष्प से जोड़ देता है और कहता है कि भो विश्रब्धो भूत्वा त्वम इमाम यौवनवतीं पश्ये देवी काम विदूषक तपनिया शोकस्य कुसुम शोभाम। इस प्रकार उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि कालिदास की कविता अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों के सौंदर्य से युक्त है और यमक और इसके साथ साथ अनुप्रास, यमक और श्लेष जो कि आपके शब्दगत अलंकार हैं। इस तरह से इन शब्द अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में बेखूबी किया है। शब्द अलंकार के अलावा जो अर्थ अलंकार हैं उनका प्रयोग उन्होंने किस रूप में अपनी रचनाओं, अपने ग्रंथों में किया है, यह हम अगले कालांश में देखेंगे।